अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कोरिलेशन। और आज हम ये देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस स्पेसिस में किस तरह से किया जाता है। ये दो टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इसको आज हम कवर करते हैं। सो सबसे पहले मुझे ये बताएं जवाब साहब, आपको आइडिया है कोरिलेशन क्या होता है? कभी रिग्रेशन के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो? नो सर, कोरिलेशन बस थोड़ी सी उसकी जो सिग्निफिकेंस निकालते हैं, उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए उस लिहाज से नहीं है। सिंपल उसको कि कैसे उसको निकालते हैं इतना आइडिया है। लेकिन बैक एंड पे क्या मैकेनिज्म उसका होता है, ये डिटेल नहीं पता। ओके, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, एक प्रेजेंटेशन मेरी अलग से है। इसमें हमारा टॉपिक है कोरिलेशन और रिग्रेशन के एनालिसिस के हवाले से। सो बेसिकली कोरिलेशन जो है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो कोरिलेशन इज़ वेरी कॉमन सब्जेक्ट देयर, कॉमन टॉपिक। बेसिकली कोरिलेशन आपको दो मुख्तलिफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की डायरेक्शन बताता है, उनका आपस में क्या एसोसिएशन है, उनका क्या आपस में रिलेशन है, किस किस्म का रिलेशन है वो बताता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी अगर, मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या आपकी सेविंग कम हो रही है, या डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है, स्टैटिक है? अब ये दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं, दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल हैं। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग के ऊपर कितना एक्सपेंस, कितना फ़र्क आ रहा है, या मतलब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग उधर की उधर ही रुकी हुई है, या डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ अदर एक्सपेंसेस और बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट्स, या कोई और रीज़न है? तो ये वाइस वर्सा होता है, मतलब इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, इट कैन बी स्टैटिक। ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कोरिलेशन की ये होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है कि ये -1 से लेके +1 तक होता है। मतलब अब कोरिलेशन कहीं पर भी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स नॉट अ राउंड नंबर, मतलब एक्चुअल नंबर नहीं होता। राउंड नंबर नहीं, मुझे कहना चाहिए कौन सा उसके कहते हैं, होल नंबर नहीं होता। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज के डेसिमल्स में होता है, पॉइंट्स में होता है। जैसे आपके कोरिलेशन 0.6 होगा, या -0.6 हो सकता है, -0.9 हो सकता है, या -0.25 हो सकता है। मैंने यहाँ पर तीन इसके ग्राफ्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगर आपके दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से, ये पहला केस है पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा न्यूमेरिक वेरिएबल जो उसके साथ एसोसिएट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, अगर आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको इनकम की और सेविंग की एग्जांपल दी कि आपकी इनकम पहले 20,000 थी, अब 30,000 होगी, और सेविंग अगर आपकी पहले भी ज़ीरो थी और अब भी ज़ीरो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक R = 0। दैट इज़ अ स्टैटिक केस, नो नो कोरिलेशन। ठीक है। और इसी तरह अगर आप थर्ड केस देखें, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है और आपकी सेविंग मज़ीद डिक्रीज हो गई है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। थर्ड केस, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, अब ये नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? इसके पीछे एक फार्मूला है, वो एक कैलकुलेशंस हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में जाके देखनी पड़ेंगी कि कैसे कैलकुलेट होता है। बट द पॉइंट इज कि एक जनरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है कोरिलेशन का वो ये है। अच्छा, फाइनेंशियल सब्जेक्ट में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें कोरिलेशन का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। उसमें आप ये देखते हैं फाइनेंस के सब्जेक्ट के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि आपका एक स्टॉक के इंक्रीज होने से दूसरा स्टॉक भी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, या उधर का उधर ही है, या आपका एक आपके पास कुछ एक कंपनी के स्टॉक्स हैं और दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, तो यू कैन चेक द कोरिलेशन कि क्या, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, यूबीएल के शेयर्स लेने से क्या बेस्टवे के सिक्योरिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो दैट काइंड ऑफ कोरिलेशन, ये बड़ा एक कॉमन सब्जेक्ट है फाइनेंस के अंदर। अच्छा, बिफोर कैलकुलेटिंग
एक तो हमने इसके प्रॉपर्टी का जिक्र किया कि ये .1 -1 से +1 के दरमियान होती है, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स में नज़र आ रहे हैं। दूसरा इसका रूल है, एक रूल है जो कि हम कल के नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी, नेक्स्ट टॉपिक में भी इसको देखेंगे, पी वैल्यू। आई होप कि आप इसके बारे में जानते होंगे। जब भी किसी डाटा की सिग्निफिकेंस लेवल को देखना होता है कि क्या वो डाटा सिग्निफिकेंट है, क्या वो डाटा ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और उसकी एक्यूरेसी कितनी, तो उसको सिग्निफिकेंस लेवल से भी हम जानते हैं। तो उसमें एक रूल होता है, इफ़ पी वैल्यू, जिसको कि सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट लेवल भी कहते हैं और टू टेल्ड भी कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं नीचे। इफ़ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 और 5% से कम हो, द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ये एक थंब रूल है, बस इसको आप याद रख लें। इट इट हैपन्स एवरीवेयर, इट अप्लाइज एवरीवेयर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वन वन टेल, टू टेल टेक्स्ट और फिर टी टेस्ट वगैरह, उसमें भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो ये तो थी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, एक मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, correlation measures the degree to which two variables move in relation to each other, कि उनकी डिग्री को बताता है कि उसकी, अब ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली देर इज अ बैक एंड पे एक कैलकुलेशन है, एक फार्मूला है, उसके बेस पे आप ये कैलकुलेट करते हैं। नाउ हम SPSS की फाइल ओपन करते हैं और अब हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन SPSS। सो here is the demo file again, the old file home household survey, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और आज कुछ ओके, सो ये फाइल हमारे सामने है, हाउस होल्ड सर्वे। हम इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। अब इसमें हमने दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दौरान उसका रिलेशनशिप देखना है। यू कैन पिक एनी टू वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपका एज का और आपके IQ लेवल का क्या कोई फ़र्क है आपस में। बिफोर ट्राइंग दिस, मैं अगर इसमें से ये हाई जो वैल्यूज़ हैं इनको रिमूव कर दूं, सो दैट हमें एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नज़र आए कि हाउ इट वर्क्स। डिसेंडिंग में सिर्फ जो मैंने मैन्युअली किसी सिनेरियो के अंदर ये 999 ऐड किया तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, एज, IQ लेवल। आप कोई भी दो वेरिएबल्स उठा सकते हैं, आप स्कोर ले सकते हैं, आप इनकम ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स ले सकते हैं, सब टू यू, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो हम इन दो वेरिएबल्स को अभी टेस्ट करते हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। क्या आपकी एज बढ़ने के साथ आपका IQ लेवल भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको चेक करेंगे। तो गो टू एनालाइज, एनालाइज में जाके आप ये देखिए, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कोरिलेट बाय बाय वेरिएट, ठीक है ना, बाय वेरिएट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो आपके पास ये कोरिलेशन से रेलिवेंट एक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप दो वेरिएबल्स पिक कर लें, दो वेरिएबल्स उठा लिए यहाँ से, और आप इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये हम इसी के ऊपर चलेंगे क्योंकि ये बाकी डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये एक डिफरेंट मेथड है, ये एक डिफरेंट स्पेयरमैन एक डिफरेंट मेथड है। और बाकी टू टेल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्लिक हुई उन्हीं को सिंपलेस्ट केस के तौर पे लेके चलते हैं। पियर्सन, ये कोरिलेशन की एक टाइप है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, पियर्सन। तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर क्लिक हुआ है। अगर आप इसमें से कुछ फर्दर एक्सक्लूड निकालना चाह रहे हैं तो आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर लें। ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने इनको भी निकालना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लें। अगर आप किसी दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशंस एंड कोवेरियंसेस के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, बस सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को ले रहा हूँ। प्रेस कंटिन्यू एंड प्रेस ओके।
सो हेयर इज अ टेबल, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। एज का मीन पता चल गया, आईक्यू लेवल का मीन पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया, दोनों का सैंपल साइज कितना है, 496। हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चार वैल्यूज इसमें से रिमूव की थी। तो उनको एक्सक्लूड करने के बाद दोनों का 496 सैंपल साइज है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ठीक है, इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ एक वर्ड फॉर्म के ऊपर ले आता हूँ इसको, जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। सो यू सी कि मैं इस टेबल को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से ले आता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू सी कि यहाँ पर आपको एक आईक्यू लेवल नज़र आ रहा है और एक एज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये उसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो ये एज वेरिएबल है, ये आईक्यू लेवल है। अच्छा, रिमेंबर दैट कि आपका जो रिज़ल्ट होता है जो आपने कैलकुलेट किया है, जो कोरिलेशन होता है वो डायगोनल जा रहा होता है। कैसे डायगोनल जा रहा है? मिसाल के तौर पे अगर आपने 2/2 का कोरिलेशन लिया है, जैसे एज और आईक्यू लेवल, देर आर ओनली टू वेरिएबल्स, तो आपको एक यहाँ पर नज़र आएगा और एक यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो अपर पोर्शन है, ये दूसरे नीचे वाले पोर्शन का ऑपोजिट इमेज होता है या मिरर इमेज आप कह लीजिए। इसको अगर हम नंबर वाइज देखें तो ये डायगनली चल रहा होता है, जैसे एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके एन को देखूं तो यू सी कि ये एन, ये मैं इसकी सिर्फ एक पोजीशन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये डायगनली चीज़ें चल रही होती हैं। तो नीचे वाला जो पोर्शन है आईक्यू लेवल वाला, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँ तो यू सी कि ये वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज होता है। तो जो वैल्यूज ऊपर वाले पोर्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं वही नीचे वाले में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हाउ इट वर्क्स, मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि ये एज है और ये उसका पहला पियरसन कोरिलेशन है। तो जब एज और एज इंटरसेप्ट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर एज का कोरिलेशन आप आईक्यू लेवल के साथ देख रहे हैं तो ये -2.28 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। एज इंक्रीज हो रही है तो आईक्यू लेवल उसी हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। अगर एक एज इंक्रीज हो रही है तो आईक्यू लेवल डिक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसकी बेसिस पे ये एक फाइंडिंग्स है। इट कैन बी डिफरेंट क्योंकि हमारे पास डमी डाटा है। हो सकता है जब आपके पास रियल सिनेरियो रियल डाटा हो। डमी डाटा से मुराद ये कि वेरिएबल आर द सेम, लेकिन हमने इस फाइल को थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमने कुछ रैंडम नंबर्स इसमें इंटर किए, तो उस वजह से वो एक डमी डाटा हमारे पास है। इसी तरह अगर आप इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखना चाह रहे हो तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? अब ये सिग्निफिकेंस लेवल किसका बता रहा है? आईक्यू लेवल का सिग्निफिकेंस लेवल बता रहा है, टू टेल्ड। तो ये 0.538 आ रहा है। अगर मैं इस 0.538 को मैं अगर फॉर एग्जांपल 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 53.8, विच इज़ वेरी मच हायर, ठीक है। और हमारा इसमें थंब रूल क्या है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपका जो है पी रूल, पी वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 5% हो तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, मतलब डाटा ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो उसका पी वैल्यू आ रहा है वो 0.53, इन अदर वर्ड्स 53.8, वेरी मच हायर सिग्निफिकेंट लेवल। इसका मतलब ये है कि वो पी वैल्यू जब इतनी ज़्यादा हायर साइड पे है 100 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंस इन द डाटा। सो सिमिलरली अगर आप इसके डाउन पोर्शन को देखें तो आपको चीज़ें डायगनली नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको अगर आपको दोबारा से यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप ये देखिए, अब ये जो 0.28 है, ये यहाँ पर हमारे पास आईक्यू लेवल का जब एज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो 0.28 है। और यहाँ पर हमारे पास डायगनली था। अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो जब एज का आईक्यू लेवल के साथ इंटरेक्शन हो रहा था तो -0.28 था। तो ये चीज़ें डायगनली चल रही होती हैं, ठीक है। अगर आप 3 4 वेरिएबल्स का लेंगे कोरिलेशन तो वो चीज़ें डायगनली जा रही होंगी।
सो सिमिलरली आप ये देखिए, यहाँ पे आपके पास सैंपल साइज कितना है, 496 है। इसको मैं थोड़ा सा एक और कलर दे देता हूँ, और यहाँ पर सैंपल साइज कितना है, 496। और बाकी IQ लेवल और ये सारी चीज़ें। आई होप कि आपको ये कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ गई। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो हम इसको नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे एक चीज़ और याद आ गई। मैं इसमें अगर एक दो तीन वेरिएबल्स और ऐड करना चाहूँ, तो जस्ट आई वांट टू शो यू द टेबल, कि हाउ द बिग टेबल लुक्स लाइक। दो वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं, आप इसमें जेंडर को भी ऐड कर सकते हैं, नॉट ओनली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, आप इसमें नॉमिनल को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको स्कोर को भी ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास अब तीन वेरिएबल्स हो गए। तो लेट्स सी कि अगर तीन या चार वेरिएबल्स हो जाएं, और आप उन सब का एट अ सेम टाइम कोरिलेशन देखना चाह रहे हो, तो यू सी नाउ दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। मैं इसमें एक्सेल में अगर इसको पेस्ट करूँ फॉर बेटर लुक, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डायगनली, तो यू सी कि आपके पास ये यहाँ पर इस तरह से इसकी पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, वन डायगनली, वन, वन। इसी तरह आप किसी भी नंबर्स को डायगनली देखना शुरू करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे -2.8 है, वो यहाँ पर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे दूँ, और -2.8 यहाँ पर है, -0.02। सिग्निफिकेंस लेवल इसका, इन IQ लेवल का स्कोर के साथ सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ रहा है, 0.540, ये डिफरेंट आ रहा है। और IQ लेवल का एज के साथ सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ रहा है, 0.538। तो देर इज माइनर डिफरेंस। तो इसी तरह आप डायगनली चीज़ों को इसमें देख रहे होते हैं। आई होप कोई कोरिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जवाद उमामा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा regression एनालिसिस। व्हाट इज regression? अगर आपने कभी regression का नाम सुना है तो मुझे ज़रा बता दें। उमामा, आपने कभी regression के हवाले से पढ़ा हो, सुना हो? जवाद, एनी एक्सपीरियंस विद regression? सर बेसिकली इसमें मैं कहते हैं वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देखा जाता है, जो कि मतलब जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से। आप ये, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, लेकिन मुझे जो सुनाई दी है वो ये, कि आप ये कहती हैं कि regression के ज़रिए हमें वेरिएबल्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप पता चलता है, राइट? जी बिटवीन वैल्यूज। ओके, चलें, गुड। सो चलें, लेट मी एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा ये कि, ठीक, ओके, फाइन। बेसिकली रेग्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो हम इसके जब इक्वेशन पे जाएंगे, तो इसको हम इलेबोरेट करेंगे उसमें ज़्यादा। सो बाय डेफिनेशन इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। रेग्रेशन अलाउज टू टेक अ लुक एट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू सी हाउ वेल दे प्रिडिक्ट द स्कोर ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। सो आसान जुबान में अगर मैं रेग्रेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो बेसिकली रेग्रेशन क्या होता है, कि आप किसी, आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये आपने जहन में रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आउटकम। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ये इक्वेशन में बॉक्स में नजर भी आ रहा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आउटकम। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, प्रिडिक्टर वेरिएबल। ये स्टैट्स की टर्म्स हैं कुछ। अच्छा, मैं आपको बड़ी सिंपल सी दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके इनकम है, और अभी हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। आप ये देखना चाह रहे हैं, आपके इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपके इनकम जो है वो डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर, आपकी IQ लेवल के ऊपर, आपकी
आपके CGPA के ऊपर फॉर एग्जांपल, और आपकी इनकम डिपेंड करती है आप कितने घंटे काम करते हैं। आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके पर और आपकी इनकम क्या है, उसके ऊपर कितने घंटे काम किए, कितनी पर और आपकी वेज है या सैलरी है पर मंथ। तो here in this example income is your dependent variable, outcome variable। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो सारे वेरिएबल्स हैं जो भी मैंने आपको बताया, मतलब दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल इनकम कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, जिसमें IQ लेवल है, जिसमें आपकी एज है, हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपकी इनकम के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप 6 घंटे काम करेंगे, आपकी इनकम का लेवल कुछ और होगा। आप 6 के साथ 1 घंटा और इंक्रीज कर देंगे, तो आपका इनकम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितने परसेंट चेंज आएगा आपके 1 घंटा मजीद काम करने से। दैट चेंज इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आपका स्कोर, आपका CGPA इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स के वो आउटकम वेरिएबल है। और आपका नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, आपने कितने घंटे पढ़ा, आपने कितने घंटे रिसर्च की, आपने कितने घंटे लाइब्रेरी में गुजारे। अगर आप मैथ कॉम के स्टूडेंट हैं तो आपने कितने घंटे टीवी चैनल्स को दिए। अगर आप IR के स्टूडेंट हैं तो आपने कितने घंटे एक दिन के अंदर CNN देखा, या कितने आपने न्यूज़ चैनल्स देखे आई आर को समझने के लिए। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके CGPA को मुतासर कर सकती हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और आपका CGPA डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लैरिटी है इस हवाले से आपको थियोरेटिकली? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। लेट मी गिव यू थर्ड एग्जांपल एंड देन वी मूव ऑन टू SPSS। आई गिव यू थर्ड एग्जांपल। मिसाल के तौर पे आप एक स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर किसी सेक्टर के अंदर। आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो आउटकम है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। अब वो प्रॉफिट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे स्टोर खोलना चाहा या जिस मॉल में आपने स्टोर खोला, वहाँ पे कितने थाउजेंड कस्टमर्स पर डे आ रहे हैं, कितना वॉक इन कस्टमर है, नंबर 1। नंबर 2, कितने घंटे बिजली अवेलेबल है। नंबर 3, इन्वायरमेंट के हवाले से हम कोई वेरिएबल रख सकते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है नहीं अच्छा, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। नंबर 4, क्या वहाँ पे जहाँ पे आपने ब्रांड अपना खोला है, स्टोर या रेस्टोरेंट खोला है, क्या वहाँ पे लोगों की इनकम का क्या लेवल है। नंबर 4, नंबर 5, आपने 24 घंटे में से कितने घंटे स्टोर ओपन रखा। तो देर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इनमें से हर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, लेकिन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो है आपका प्रॉफिट, आपकी सेल, आपका रेवेन्यू। आपने कितने घंटे कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और उस रेवेन्यू वो रेवेन्यू कितने फैक्टर्स के ऊपर बेस करता है। तो ये सारे रिग्रेशन की थर्ड एग्जांपल है। सो लेट मी गो टू दिस SPSS फाइल, और इसमें हम इसको देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस SPSS, सॉरी दिस regression मॉडल। सो गो टू एनालाइज मेन्यू, और यहाँ पर हम अब देखेंगे regression। सो regression के अंदर यू सी देर आर नंबर ऑफ, यू कैन से कि नंबर ऑफ regression मॉडल्स अवेलेबल, लेकिन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लीनियर रेगुलेशन के ऊपर जाएंगे। दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। हमने इसमें वेरी सिंपल, हमने इसमें लेना है एज को, सॉरी इनकम को। क्वेश्चन नंबर 21 इज योर इनकम। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। सो यू सी कि जहाँ पर डिपेंडेंट है ना उसके आगे S नहीं है, और जहाँ पर इंडिपेंडेंट है उसके आगे ब्रैकेट में S है, विच मीन्स कि आपके ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वेरिएबल्स हम उठा सकते हैं यहाँ से। आपकी एज कितनी है, उसका आपकी इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा।
आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपका स्कोर कितना है, आपका कितने घंटे आपने स्टडी की है, कितने घंटे आपने काम किया, फॉर एग्जांपल। ठीक है। लेट्स सी हम इसको 3 पे ही रखते हैं, क्योंकि स्टडी का इसके साथ मुझे कितना ज़्यादा लिंक बनता नज़र नहीं आ रहा, जस्ट थ्योरेटिकली भी, क्योंकि ये इनकम है। तो एज को रख लिया हमने, आईक्यू लेवल को रख लिया, स्कोर को रख लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें इनकम को चेंज कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही। अच्छा, बिफोर गोइंग टू अप्लाई, एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसमें अगर यहाँ पर क्लिक करें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम इसमें एडिशनली कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज एज इट इज़ रख लेते हैं, हम बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते, क्योंकि हर एक ऑप्शन के पीछे पूरा एक चैप्टर है। डिस्क्रिप्टिव को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जो हमें पता है मीन मीडियन मोड निकाल, दैट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेस कंटिन्यू। और उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि आप इनमें से किसी का इसमें कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई वेरिएबल मतलब प्लॉट करने के लिए, आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में फॉर एग्जांपल वाई कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वाई पे आ जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पर अगर चाहते हैं हिस्टोग्राम करना है या कोई आपने और करना है, तो हिस्टोग्राम कर लिया है। और उसके बाद फिर अगर यहाँ से आप कोई और वेरिएबल उठाना चाहें, तो यस, कोई भी एबीसी वेरिएबल, ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रेगुलेशन रन करते वक्त आप उसका प्लॉट भी, उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। कंटिन्यू एंड लेट्स प्रेस ओके। सो यू सी, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। सो सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है, हमें पता चल गया 3 वेरिएबल से उनका मीन आ गया, ये सबसे पहला वेरिएबल है। 4 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है, बाकी 3 इंडिपेंडेंट है। सो इनकम इज द फर्स्ट वेरिएबल, उसका मीन मीडियन आ गया, उसका मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, टोटल सैंपल साइज आ गया। इसी तरह एज का आ गया, फिर आईक्यू लेवल आ गया, और फिर स्कोर आ गया। यहाँ तक तो आई होप कि क्लियर है, हम मल्टीपल टाइम्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर चुके हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। अगेन कोरिलेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये वैसा ही कोरिलेशन हमारे सामने आ गया। सो कोरिलेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, और अगर आप इसको मेरे कर्सर के मुताबिक देखें तो यू सी आपको एक डायगोनल पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाएगी। फोकस ऑन दिस वन, 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 वन। और अगर आप इससे नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे तो फिर आपको वही सारी चीज़ें डायगोनली नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और मिरर इमेज के तौर पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो द थर्ड पोर्शन इज ऑल अबाउट सैंपल साइज एन, ये सिग्निफिकेंस लेवल है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। सिग्निफिकेंस लेवल इज योर पी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मॉडल समरी। सो व्हाट इज दिस आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनोवा है, फिर हमारे से रेलिवेंट जो है वो ज़्यादातर ये टेबल है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन सब की समरीज के हवाले से हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये हमने एक हिस्टोग्राम जनरेट किया था डिपेंडेंट वेरिएबल का। इफ़ यू नोटिस, तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में इनकम का ऐड कर दिया था, और हिस्टोग्राम उसने ऐड कैलकुलेट करके दिखाया है। फिर स्कैटर प्लॉट निकाल दिया, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ अलाइंड लिंक्ड हैं। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन को किसी हद तक समझने के लिए हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, वी जस्ट फोकस लुक एट दिस। ये सारी रिग्रेशन की इक्वेशन है, और अगर मैं इस पे आऊँ डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने उधर कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, सो यू सी के ये वही टेबल्स हैं जो एसपीएसएस में मैंने जनरेट किए, वही वेरिएबल्स हैं, उठा के मैं इधर ले आया। सो दिस इज़ अ फर्स्ट टेबल डिस्क्रिप्टिव, ये कोरिलेशन दूसरा टेबल इफ़ यू रिमेंबर, ये तीसरा टेबल है मॉडल समरी। अब हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं। ये जो आर है ये क्या है, तो बेसिकली आर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स। आर जो है ये आपका कोरिलेशन बता रहा है 9.4% है, जो कि वेरी वीक है। और मैंने आपको ये बताया था आर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन
-1 एंड +1, तो इट इज दिस इज 0.094। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9.4 है, जो कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, वेरी वीक रिलेशनशिप। What does this R square explain? So R square tells us the amount of variance expressed as percentage in the dependent variable by independent variable. So basically R square is your variation आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से कितनी वेरिएशन आ रही है। तो आर स्क्वायर की डेफिनेशन, आर स्क्वायर बेसिकली आपको वेरिएशन बता रहा है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 30 आइडियली, शुड बी ग्रेटर देन 30 आइडियली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 0.9% बन रही है, ठीक है। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आई रिपीट, आर स्क्वायर टेल्स द अमाउंट ऑफ वेरिएंस, कितना चेंज आ रहा है आपकी इनकम के अंदर बिकॉज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये उसी की मैंने एक थर्ड बुलेट उसी का ही ऐड किया, 9% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपके इनकम के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से 9% चेंज आ रहा है, थर्ड बुलेट। अच्छा, व्हाट इज दिस एडजस्टेड आर स्क्वायर? अच्छा, अगर आपका सैंपल साइज छोटा हो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल साइज है 494, आई थिंक 500 के करीब हमारा टोटल सैंपल साइज है, लेकिन कुछ वैल्यूज इसमें से हमने इंटेंशनली डिलीट कर दी थी, 999 वाले डिजिट्स, तो ये 492 या 494 हमारा सैंपल साइज है। अगर आपका सैंपल साइज छोटा है, फॉर एग्जांपल 20 30 40, तो आप आर की बजाय फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर को कंसिडर करते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज प्रेफर्ड इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल। दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये सैंपल साइज के चेंज होने की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को। And what is standard error of the estimates? Standard error measures the variability like as standard deviation, tells how much in is the accuracy in data prediction. Basically standard error आपके data prediction के ऊपर, उसकी accuracy के ऊपर आपको एक नंबर बताता है कि आपका नंबर, आपका जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है। सो फोर्थ टेबल, अनोवा। अनोवा इज एज इट इज, इसके हम डिटेल में नहीं जाते, जो हमारे से रेलिवेंट है वो है ये बेसिकली कोफिशिएंट वाला वेरिएबल, टेबल नंबर 5। सो एक कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है? बेसिकली इसमें आपने फोकस रखना है इसके ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर, बीटा के ऊपर, स्टैंडर्डाइज बीटा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट एक्सप्लेन्स द चेंज इन आउटकम वेरिएबल। सो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बेसिकली, ये जो बीटा है इसको अपने जहन में रखना है। ये जो बीटा है ये बेसिकली आपके हर वेरिएबल के अंदर बदलाव कितना आ रहा है उसका, उसको उसके नंबर को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये बीटा ये बता रहा है कि अगर आपका एज 1 यूनिट इंक्रीज हो जाए तो आपके इनकम के अंदर इतने परसेंट फर्क आएगा, -0.56%, ठीक है। ये बेसिकली कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये आपकी एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल फिगर है, कांस्टेंट, जो आपका इस टाइम करंट लेवल, करंट इनकम लेवल है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कोर की बात करें स्टूडेंट्स के केस में, तो जिसका करंट जीपीए है, वो करंट सीजीपीए, करंट स्कोर है, वो कांस्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एज है, आईक्यू लेवल है, स्कोर है, अगर 1 यूनिट इंक्रीज एज, अगर 1 यूनिट एज इंक्रीज हो जाए तो बेटा, ये वाला जो आपका कॉलम है ये बता रहा है कि आपकी इनकम के अंदर -0.056% डिक्रीज आएगा। वाई माइनस, अच्छा अब ये माइनस डाटा की वजह से है। ऑब्वियसली जब आप इसको रियल टाइम पे कैलकुलेट करेंगे तो शायद ये प्लस में जा रहा हो, लेकिन ये आपको एक उसका एक एसोसिएशन बता रहा है। तो ये माइनस नंबर हमें ये बता रहा है कि अगर आपकी एज बढ़ी 1 साल तो आपकी इनकम के अंदर 0.056% डिक्रीज आएगा, नॉट परसेंट, यूनिट, बेसिकली ये यूनिट डिक्रीज आएगा।
इसी तरह अगर आपका IQ लेवल 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो आपकी इनकम के अंदर इतना ही माइनस में फ़र्क आएगा। और इसी तरह अगर आपका स्केल स्कोर जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो इतना चेंज आएगा आपकी इनकम के अंदर, बिकॉज ऑफ स्कोर, बिकॉज ऑफ 1 यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्कोर। सो थोड़ा सा इसको हम बॉटम पे जो बुलेट्स इनको देख लेते हैं। अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स आर द एक्चुअल नंबर लेस प्रेफर्ड फॉर एनालिसिस। ये जो अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है इसको हम ज़्यादातर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस है बीटा। सो बीटा क्या है? स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट जिसको बीटा बोलते हैं, ये आपको चेंज बताता है, ये नंबर्स आपको चेंज बता रहे हैं। इफ़ 1 यूनिट इंक्रीज इन चेंज तो ये इतना चेंज आपकी इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। सो आपने ये जहन में रखना है इन तीन वेरिएबल्स को, विद 1 यूनिट, और ये उसका चेंज है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट क्या है इसमें? वाई इंटरसेप्ट ये कांस्टेंट है जो आपके सामने ये वैल्यू आ रही है, तकरीबन 8,82,395 रुपये। तो ये इनकम है, ये बेसिकली आपका जो करंट लेवल है आपका इनकम का, ये वो है। अच्छा, रेसिडुअल क्या है? बेसिकली अब ये नेक्स्ट लास्ट टेबल है, सेकंड लास्ट टेबल मेरे ख्याल में। ये बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, आपकी इनकम के अंदर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और प्रिडिक्टेड लेवल जो है, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो कि वाई के हेड के साथ डोनेट होता है, तो इज कॉल्ड द रेजिडुअल। ईच डेटा पॉइंट हैज़ वन रेजिडुअल। तो ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल बात है, हजम हो जाए तो भी ठीक है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं। ये दिस इज़ ऑल अबाउट रेगुलेशन मॉडल टेबल्स। और अगर आप इसके हवाले से मज़ीद डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो फिर आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की एक बुक आप थोड़ा सा उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल रेगुलेशन मॉडल कैसे काम करते हैं, उसकी इक्वेशन, उसके कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं एक्सेल के ऊपर या फिर नोटबुक के ऊपर। तो दैट्स ऑल अबाउट रेगुलेशन टॉपिक। सो इन एडिशन, अगर हमारे पास यहाँ पर हम आउटपुट के टेबल के ऊपर आ जाएं तो यू सी कि आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट के बाद फिर रेसिडुअल्स आ जाते हैं, और फिर हमारे पास हिस्टोग्राम है। ये सारी रेगुलेशन से रेलिवेंट सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट कोरिलेशन एंड रेगुलेशन। और इसमें मज़ीद मॉडल्स भी हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक एलोकेटेड टाइम चाहिए। सो एनीवेज हम इस सिंपल मॉडल को डिस्कस करते हैं और इसी के ऊपर ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जवाद, उमामा, एनी क्वेश्चन? ओके। सो ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। सो मेरे ख्याल में फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको समझ आ गया है दोनों मॉडल्स, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, तो उसके अंदर फिर हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। एंड लेट मी टेल यू कि हमारा ये जो वीक है ये हमारे इस कोर्स का आखिरी हफ्ता है। इंशाल्लाह 3 क्लासेस होंगी और उसके बाद फिर हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। असाइनमेंट्स को ज़रा देखिएगा, उसको ज़रा साथ साथ आप टाइम देते रहें। और मेरे ख्याल में इसकी भी आपकी एक अलग से एक असाइनमेंट है, आपको मिल जाएगी भी थोड़ी देर में, रिग्रेशन और कोरिलेशन के हवाले से। वो फिर आप सबमिट करवा दीजिएगा। सो साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।